श्यामू जी सर। का नाम है, अपने बारे में कुछ बताएं। सर मैंने ग्रेजुएशन 2013 में किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया है और उसके बाद लगातार सर मैं मेंस लिख रहा हूँ और 2017 का मैंने इंटरव्यू दिया है सर और मेरा 2018 में सर नेट जेआरएफ हुआ है हिस्ट्री से और इसके साथ ही मैंने सर बीएड भी कर रखा है 2019 में। मतलब काफी वेरियस टाइप की डिग्रीज और डायमेंशंस आपने लाइफ में कवर करे हैं। जी सर। तो क्या हिस्ट्री से पूछा जाए या आपके अपने सब्जेक्ट से पूछा जाए, एनवायरनमेंट या हॉर्टिकल्चर से? सर दोनों प्री है लेकिन मतलब हिस्ट्री में सर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा क्योंकि उसको तो आप तो इंटरव्यू देने आए हैं एसीएफ का, तो आप हिस्ट्री में क्यों कंफर्टेबल हैं भाई? भाई हिस्ट्री कंफर्टेबल होने से हमारा क्या फायदा? चलिए ठीक है, इसी बात पे बताएं कि इतिहास का क्या योगदान हो सकता है आपकी एसीएफ में? अगर आपको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाता है तो क्या उसमें हिस्ट्री का कोई रोल है? जी सर बिल्कुल, हिस्ट्री का काफ़ी योगदान है कि इतिहास से हम सीख सकते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी पशु पक्षी और या जो जानवर हैं वो कितने मतलब महत्वपूर्ण थे हमारे इकोसिस्टम के लिए और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसकी वजह से इनका विनाश होने लगा। अच्छा, मध्यकाल में किसी एक ऐसे चित्रकार का नाम बताइए जिसने पशु पक्षियों के ऊपर बढ़िया काम किया है। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं सर गेस लगाना चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है कि जहांगीर के समय सर मंसूर चित्रकार थे जो पशुओं के चित्रकारी के लिए फेमस थे। पशुओं के पक्षियों के? सर मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी आजकल चर्चा में है जीएम मस्टर्ड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं आपके क्रॉप्स होते हैं और उसमें आप इसके पहले आप देख रहे हैं कि जीएम कॉटन हम लोग पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी उसका रहा है। दूसरा आप देखते हैं कि बीटी ब्रिंजल पर बड़ा विवाद था, इसी क्रम में जीएम मस्टर्ड को गवर्नमेंट ने परमिट किया है, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है या क्या इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ? सर इसमें दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में सर ये है कि इससे जो फसल पैदावार होगी वो क्वालिटी युक्त होगी, क्वालिटी उसमें अच्छी होगी और अच्छी होगी, पर हेक्टेयर उसका उत्पादन अच्छा होगा और उसमें जो तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में होंगे। नकारात्मक प्रभाव ये रहेगा सर कि इससे इकोसिस्टम पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें जल की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, उर्वरकों की ज़्यादा मात्रा मतलब आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो आवश्यक तत्व नहीं भी होने चाहिए वो भी इसमें होंगे, उसकी वजह से जो तत्व हमें नहीं चाहिए वो हमारे बॉडी में आ जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि उचित है? सर कुछ मात्रा में। अच्छा, अगर आप देखें कि महाराष्ट्र की आप देखिए सिचुएशन, महाराष्ट्र में हमने कॉटन को प्रोड्यूस कराया और जीएम कॉटन हमने प्रोड्यूस कराया, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर, फार्मर्स पर बेहतर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी सबसे अधिक आत्महत्या वहीं हो रही है, क्यों? सर इसके कई कारण हो सकते हैं कि वहाँ पे किसानों की स्थिति कैसी है। यदि किसानों को उसका उत्पादन का सही फायदा मिल रहा है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनके पास इनकम सोर्स अधिक होंगे जिससे वे अपनी मतलब कृषि को और उत्पादित बना पाएंगे। यदि उनका जो उत्पादन है वो कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, अर्थात यदि उसमें जो लागत आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, उत्पादन कम हो रहा है या उनको मार्केट सही नहीं मिल रही है या उन पे ऋण की ज़्यादा भार पड़ रहा है, तो ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या फायदे भाई, जब हमने इतना कुछ किया, इतना हमने इसके ऊपर
रिसर्च के ऊपर खर्चा किया, इतना कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए, तो फिर अगर हम उसको किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे, सेम चीज तो जीएम मस्टर्ड में भी हो सकती है या बीटी ब्रिंजल में भी हो सकती है, तो फिर वही जो कुछ पहले चल रहा था वही चलने देते हैं। सर इसमें कई स्तरों पे काम करना पड़ेगा। पहला तो ये कि किसानों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो जीएम मस्टर्ड है ये फायदेमंद है, उनके हित में है। इसके लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा। ये किसानों के फायदेमंद में है, के लिए फायदेमंद है कि जो कंपनियां इसका सीड बेच रही उनके लिए फायदेमंद है? सर किसानों को फायदेमंद ये है कि उनका उत्पादन अधिक होगा, जिससे उनको फायदा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा उनके पास। कंपनियों को ये है कि उनको आसानी से फसलें उपलब्ध रहेंगी, तो दोनों लोगों का फायदा होगा इसमें। अच्छा। और सर एक और इसमें एक दूसरे स्तर पर काम करना पड़ेगा, जो हमारे कृषि में मशीनीकरण है। सर मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि यूएसए में 95% मशीनों का योगदान है, ब्राजील में 75% मशीनों का योगदान है, और चाइना में 57% जी एग्रीकल्चर में, और वहीं हमारे इंडिया में 40 से 45% हम मशीनों का योगदान, मतलब मशीनों का प्रयोग करते हैं कृषि में। तो इस परसेंटेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा? सर अनएम्प्लॉयमेंट तो परंपरागत कृषि कर रहे हैं वैसे भी रहता है, कि जिसको प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं सर, कि जरूरत एक लोगों की है, 4 लोग लगे हुए हैं। तो यदि मशीनों का प्रयोग करेंगे तो 3 लोग खाली हो जाएंगे, तो वो अन्य कार्य कर सकते हैं, जिससे परिवार की बचत भी बढ़ेगी। ठीक है। और टर्मिनेटर सीड्स क्या होते हैं? सॉरी सर सुना है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एक वैरायटी आपने सुनी होगी हॉर्टिकल्चर में, मल्लिका। जी सर। किसकी क्रॉस है? किसकी क्रॉस है? किसकी क्रॉप है? कौन सी क्रॉप है मल्लिका? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन सर कैसे? हाँ किसकी? सर मल्लिका अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लखनऊ में हैं इस समय, आपने सुना होगा कोकरेल के बारे में? जी सर। ये क्या है वहाँ पर? सर कोकरेल बेसिकली घड़ियालों के लिए फेमस है सर। अच्छा। इसके साथ साथ वहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, और इसके अलावा वहाँ पे सर अन्य पशु हैं जो मतलब देखने के लिए वहाँ पे। कब से स्टार्ट हुआ ये? सर एग्जैक्ट डेट? अच्छा, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या फर्क है? सर एग्जैक्ट तो डिफरेंस नहीं मुझे पता है सर, लेकिन घड़ियाल की अपेक्षा जो मगरमच्छ की अपेक्षा सर। नहीं, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक वो सिचुएशन देता हूँ कि आपके यहाँ पर आप किसी एरिया में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में नियुक्त हैं, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, और आपको ड्यूटी दी गई कि आज आपको जो घड़ियाल रिजर्व दिखाना है, और उन्होंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सा घड़ियाल है और कौन सा मगरमच्छ है, तो आप कैसे समझाएंगे? सर जो बेसिक डिफरेंस है घड़ियाल और मगरमच्छ में, मैं वो बताना चाहूँगा उनको कि जो मगरमच्छ है उसका जो माउथ है यानी मुंह है वो काफ़ी चौड़ा होता है, और घड़ियाल का सर काफ़ी सकरा होता है, और उससे आप पहचान करा दो। हाँ उसका जो माउथ होता है वो कॉनिकल होता है सर। अच्छा। और घड़ियाल मगरमच्छ का सर मतलब तिकोना कह सकते हैं सर, या मगरमच्छ घड़ियाल की अपेक्षा सर मगरमच्छ का मुंह जो है वो चौड़ा होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जी। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं पर एसीएफ के तौर पर नियुक्त हैं जी सर, तो आपके 2 बजे आपको सूचना मिलती है कि आपके एरिया से, कोई जंगल का एरिया है, वहां से लकड़ी की कटान हो रही है, जी सर। तो आपकी पहली और दूसरी प्रतिक्रियाएं क्या? सर पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि उस लोकेशन पे जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन की। अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए 500 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है
जी सर। रिजर्व है और वहाँ पर हर जगह अधिकारी आपके न्यूज सर ये डिपेंड करता है कि आसपास कितनी रेंज है, कितने दूर पे है वहाँ पे अगेंस्ट जो कम समय में पहुँच सके। तो मैं उनको बोलूँगा कि वहाँ पे जाके एग्जैक्ट पोजीशन पता करें कि है क्या वहाँ पे, और यदि उनके स्तर पे वो उसका निदान हो जा रहा है तो सही है, वरना यदि हमें वहाँ पे जाने का वहाँ पे अगर बन रहा है मतलब आप नहीं जाएंगे? सर कोशिश करूंगा कि जो समस्या है उसकी गंभीरता कितनी है। यदि अधीनस्थ गंभीरता क्या, जंगल के आप रक्षक हैं और जंगल ही काटे जा रहे हैं, जी तो इससे ज्यादा गंभीर से क्या होगा? जी सर पहले तो अधीनस्थ जो है उनको इन्फॉर्म करूंगा, और इसके बाद सबसे पहले उनको भेजूंगा कि ज़्यादा कम समय में वो लोग पहुंच सकें, और उसके बाद मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा कि कम समय पहुंच के वहाँ पे एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है और उसको संभालने की कोशिश करूंगा सर। श्याम जी, सेक्स और जेंडर में कुछ डिफरेंस है? सर एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं मुझे आ रहा है, लेकिन सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। सेक्स को हिंदी में लिंग कहते हैं, और सर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एनवायरनमेंट और हॉर्टिकल्चर। जी सर। अच्छा, एनवायरनमेंट में एक टर्म है CVDR, नाम सुना है आपने? सर इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये टर्म आपने जो कि आपका ऑप्शनल कभी मतलब रिसेंटली कहीं सुना है? CVDR प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है, उदाहरण। नहीं सर। अच्छा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक शब्द है, जी सर। क्या मतलब है इसका? सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हिंदी में समावेशी विकास कहते हैं। इसका मतलब ये होता है सर, जो समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो अन्य किसी रूप से हो। तो फिनेंशियल इंक्लूजन एक शब्द है। जी सर। आप कुछ उदाहरण देके बताइए कि इधर 5 सालों में फिनेंशियल इंक्लूजन के कुछ एग्जांपल्स, कोई योजनाएं या कुछ ऐसी चीजें वित्तीय समावेशन बन गया। सर फाइनेंशियल समावेशन का मतलब है सर कि जो अभी तक वित्तीय रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका वित्तीय समावेशन करना सर। इसका एक उदाहरण है जैम ट्रिनिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैम का अर्थ है जनधन, आधार और मोबाइल। इनको तीनों को जोड़ करके लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया गया सर, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आ सके और ये जो योजनाएं हैं उन तक समुचित रूप से पहुंच सके सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है। जी सर। उसको सतत विकास कहते हैं। जी सर। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर दोनों महत्वपूर्ण है। जहाँ इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो वंचित वर्ग जो समाज से मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनकी बात करता है, वहीं सतत विकास जो है पर्यावरण और इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके विकास की बात करता है सर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में SDGs आपने जी सर कितने गोल्स को करते हैं किए गए? सर इसमें 17 गोल्स हैं और 169 उद्देश्य हैं इसके सर। जी सर। अच्छा, SDGs में कोई ऐसा गोल्स जो अगर आपसे कहा जाए कि इसको रिमूव किया जा सकता है या उस पर बहुत ज़्यादा आप बात करने की जरूरत नहीं है, जी काफ़ी अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो कोई ऐसा मतलब गोल है जिसके बारे में कुछ आप बता सकते हो? सर सभी जो गोल हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है सर। और 17 जो गोल हैं वो
मतलब सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सर सभी गोल अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर 2-3 दिनों में आपने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ा है, समाचार? जी सर। COP27 के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, कुछ बताइए COP27 के बारे में। जी सर। सर ये कॉप की जो अवधारणा है वो 1995 में सर UNFCCC के थ्रू आई है। इसका फुल फॉर्म सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है सर। ये प्रतिवर्ष होता है सर, और इसकी 27वीं बैठक इस समय मिस्र में चल रही है सर, जो कि 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच हुई। इसमें दो तीन मुद्दे हैं सर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी वजह से जो तापमान बढ़ रहा है सर, उसको 1.5 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए बात चल रही है सर। इसके अलावा सर जो विकसित देश एक कोष जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक कोष बनाया गया था, पेरिस जलवायु समझौता, $100 बिलियन का सर, उसको देने की बात चल रही है सर। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें रखे गए हैं कि देशों को अपनी प्राथमिकता कैसे तय करनी है ताकि हमें कार्बन न्यूट्रल कैसे बन सके सर। ठीक है सर मुझे। अच्छा सामू जी कि ये चीज़ें हो रही हैं कि जैसे भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है आने वाले समय में, इन्वायरमेंट को लेकर आपकी क्या समझ है कि पर्यावरण के मामले में भारत कैसे अपने आप को लीडिंग पोजीशन में देख सकता है आने वाले टाइम में पर्यावरणीय मामले में? जी सर, प्राचीन काल से यदि देखा जाए, प्राचीन धर्म ग्रंथ देखे जाएं या उपनिषद देखे जाएं या और ग्रंथ हम जो देखे जाएं, उसमें सभी चीज़ों में हमारे पर्यावरण के बारे में बताया गया है सर। जैसे हम उदाहरण से समझा सकते हैं सर आपको। जैसे सर हमारे यहाँ जल को वरुण देवता माना गया है सर, इसी तरह सूर्य को देवता माना गया है, बरगद की पूजा होती है सर यहाँ पे, पृथ्वी को माँ माना गया है सर, चंद्रमा को मामा माना गया है। इसी तरह सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं देवताओं से या जो सम्मान पूर्वक सूचक शब्द हैं उनसे जोड़ा गया है, और उनके लिए प्राचीन काल से हमारे धर्म ग्रंथों में उनके कल्याण की बात की गई है सर, जो आज भी चलता आ रहा है सर कहीं ना किसी रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा भावनात्मक रूप से पर्यावरण से एक जुड़ाव है, जो कि भारत में ही या भारतीय प्राचीन संस्कृति में देखने को मिलता है सर, तो हम कह सकते हैं कि इससे देशों को सीखना चाहिए। ठीक है, 3-4 घटनाएं बताइए जो हाल फिलहाल में आपने मतलब देखा हो, सुना हो सर। व्यक्तिगत रूप से या नहीं, भारत के रेफरेंस में या वर्ल्ड के रेफरेंस में जो मेजर घटनाएं आपको लगी? जी सर। सर एक घटना मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, वो है ये यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ है, उसमें भारत की जो रणनीति है वो मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से कह लीजिए या भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहा है यहाँ पे। क्या भारत का जो सर अपने संबंध हैं उनको बरकरार रखते हुए दोनों पक्षों से समान दूरी बनाते हुए अपने संबंध बना रहा है वहाँ पे सर। इसको उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे सर वहाँ पे रूस से भारत तेल खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जो घटनाएं हुई हैं उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको खाद्य सामग्री भी भेज रहा है। इसलिए ये है कि सर दोनों देशों से हमारे समान दूरी बनाते हुए संबंध प्रगाढ़ हो। आपका मानना है कि भारत का जो कदम है जिस मसले पर वो सही है, अच्छा है? जी सर। आपका विवाह हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ? नहीं सर। कितना दहेज लेंगे आर्य को बनने का? इसलिए बनने का कितना दहेज? सर मैं दहेज में विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं तो ये तो आइडियल बात है जी, सही वाली बात सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? जी सर। अच्छा, तो पत्नी खोजना की पार्टनर? सर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है। जब आपने तो सोचा नहीं अपनी पत्नी के बारे में?
सोचा है, लेकिन सर इसमें परिवार की भी सहमति जरूरी है कि परिवार में जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं सर, वो किस तरह का चुनाव कर रहे हैं, या उन क्योंकि किसी का व्यक्तित्व समझने के लिए उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है सर, मेरा मानना है। मतलब आप प्रेम विवाह की वो नहीं है? नहीं सर, मैं प्रेम विवाह का विरोधी भी नहीं हूँ और समर्थक भी नहीं हूँ, जिसमें माता पिता। जी सर। जैसा कि आपने बताया यूक्रेन के मसले में भारत, तो क्या लगता है कि आपको गुटनिरपेक्षता वापस आ रही है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब रिवर्स हो गया। सर गुटनिरपेक्षता वापस नहीं आ गई। गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी भी गुट से समान दूरी बनाते हुए तटस्थ रहना। लेकिन यहाँ भारत ने दोनों पक्षों का सहयोग किया है। रूस से अपना तेल खरीद रहा है सर, क्योंकि जो भी सस्ते दामों पे मिल रहा है, और यूक्रेन को राहत सामग्री दे रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों को खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। जी सर। आपसे ये बताइए कि एसीएफ और आरएफओ जी सर। में क्या अंतर है, और आपने आरएफओ को वरीयता दी है। जी सर। तो एसीएफ और आरएफओ में क्या अंतर है, और आरएफओ को आपने ऊपर रखा है, एसीएफ में क्या है? सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मेरा चयन आरएफओ में हुआ है, और एसीएफ की एक पोस्ट है जिसमें मेरा चयन नहीं हुआ, इसलिए मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आरएफओ भरने का ही था, इसलिए मैंने इसमें आरएफओ भरा। सर जहाँ तक इसमें आरएफओ और एसीएफ का अंतर है, तो इसको सर मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूँगा। जिस तरह से प्रशासन में एक एसडीएम होता है, उसके पास प्रशासन से संबंधित ढेर सारे जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर देखना, इसके अलावा अन्य मुद्दे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को देखना, इसके अलावा समाज से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना। इसी तरह एसीएफ सर जो है समतुल्य होता है एसडीएम के, वो भी प्रशासन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको अपने फील्ड में क्रियान्वित करता है। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो पेड़ है उनका अंकन करता है, उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजातियां हैं या जो वंचित वर्ग है उनके कल्याण की बात करता है, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाता है सर। इसके अलावा वहाँ पे जो इंडेंजर्ड पशु पक्षी हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजता है सर। और इसके अलावा जो और अन्य जिम्मेदारी, ये हमने बताया कि जो वन में आदिवासी समुदाय है उनके लिए योजनाएं चलाता है। कुछ ऐसी योजनाएं आपको पता है जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनजातियाँ रह रही हैं, जंगलों में, कोई ऐसी? सर मैं इसमें कोई योजना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जो जंगल पर, अच्छा ठीक है, कोई वन पर आधारित कोई जनजाति जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो वनों पर आधारित वन पे ही उनका रोजगार उसी से उसमें रह रही हो और उस पर उनका जीवन आधारित हो, ऐसा कोई जनजाति? सर इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 13 जनजातियां हैं जो रह रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि कौन सी जनजाति वनों पर निर्भर है। आप मूल रूप से उन्नाव रहने वाले, कानपुर में आपकी शिक्षा जैसा जी सर। कानपुर और उन्नाव में कोई अभ्यारण्य या कोई वन्य जीव से संबंधित कुछ है ऐसा कानपुर या उन्नाव के संबंधित? जी सर, कानपुर में सर एक प्राणी उद्यान है जिसको कानपुर प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है, और उन्नाव में एक पक्षी अभ्यारण्य है सर जिसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य नाम से जाना जाता है, जो वेटलैंड की है सर। आपने अपनी कोई रुचि नहीं बताई है कि कोई हॉबीज है? सर जी बिल्कुल सर, मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलना सर, गाने सुनना, और सर अगर ये और टाइम है तो हमने पहला क्रिकेट बताया। जी सर। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है। लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ वो किस देश ने विजेता रहा? तो चल ही रहा है जी सर। ये मौसम, तो लास्ट वर्ल्ड कप का कुछ आइडिया है सर किस परिप्रेक्ष्य में 2020 या 2020 वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप जो लास्ट हो गया? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं गेस लगा सकता हूँ उसमें पाकिस्तान शायद का विजेता था। अब आप बताइए, मैं आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है केमिस्ट्री मैथ,
जी सर। केमिस्ट्री मैथ जी सर। आपका जो मैथ और केमिस्ट्री आपके अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को आपकी जो सर्विस है RFO जी सर। इसमें किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है, या और इतिहास जो आप पढ़ा है स्नातक में, जी तो दोनों तीनों सब्जेक्ट्स का कहीं आप यूज कर सकते हैं अपने सर्विसेज में? जी सर। जहाँ तक सर केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री हमें ये सुविधा उपलब्ध कराएगी कि हम जो पेड़ों की प्रजातियां हैं या जो कोई तत्व है ऐसा जो हमें जंगलों में मिल रहा है, उनको पहचान करने में हमें हेल्प करेगी सर। और मैथ सर क्षेत्र का अंकन करने, इसके अलावा गणनाएं जो हैं कि हमारे पशु पक्षी और या पेड़ पौधे या और लोग हैं, उनका गणनाओं करने में हमें मैथ से हेल्प करेगी। और हिस्ट्री सर उस क्षेत्र में गणना में ये सर और भी क्षेत्र हैं सर, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक हिस्ट्री की सर बात है, हिस्ट्री में हम देख पाएंगे कि हमारे जो क्षेत्र है। चलिए ठीक है। जी सर। बाकी बताइए, आज का न्यूज़पेपर आपने देखा? जी सर। आज की जो प्रमुख खबर क्या थी, सर जो सबसे महत्वपूर्ण रही वो आज के न्यूज़पेपर में सब जगह हेडलाइंस हैं आज की? जी सर। सर EWS COP27 चल रहा है सर। COP27 उस पर तो चर्चा होगी। EWS आरक्षण पर अभी निर्णय है। निर्णय क्या है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा कि संविधान संशोधन के रहता है, बताइए। सर ये 103वां संविधान संशोधन था, जो कि जो समाज के वीकर सेक्शन है उसके आरक्षण की बात करता है, जिनको 10% का आरक्षण देता है सर। वीकर सेक्शन किस तरीके का वीकर सेक्शन? जो क्या? सर आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन है। वो चीज़ की जी सर। अच्छा श्यामू जी, एक चीज बताइए जी सर। कि दहेज का कोई दो सकारात्मक पक्ष बताइए दहेज देने की। कोई उसमें सकारात्मकता दिखती है, क्योंकि शुरुआत अगर कोई चीज हुई है तो कोई भी शुरुआत एक सकारात्मक रूप से होती है समाज में। अब तो आपने इतिहास के विद्यार्थी, दहेज कहाँ से शुरू हुआ? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है दहेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे अवधारणा जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ सर, और मुझे पता भी है कि दहेज सर एक पितर पक्ष के द्वारा एक दिया हुआ स्वैच्छिक धन होता था। एक जो विवाह था, एक विवाह के प्रकार आपने पढ़े होंगे। जी सर। तो विवाह था, उसमें कौन सा विवाह था जिसमें दहेज मिलता? 8 विवाह पढ़े होंगे आप। जी सर। 8 विवाह में कौन सा विवाह जिसमें दहेज दिया जाता था? या ऐसा स्वैच्छिक दान कुछ ऐसा अपनी इच्छा से ऐसे आपने पढ़ा होगा? जी। विवाहों का प्रकार तो पढ़ा है सर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बताओ, नाम बताओ विवाह के प्रकार। सर मैंने आर्ष विवाह है और ब्रह्म विवाह है। आर्षी विवाह है। आर्ष विवाह में पिता अपनी पुत्री को, आर्ष मतलब बैल जी का एक जोड़ा देता था, जी वही तो शुरुआत मानते हैं। प्रोजेक्ट चीता सुना है? जी सर। प्रोजेक्ट चीता क्या? प्रोजेक्ट चीता सर 1900 सर 1973 सर। प्रोजेक्ट टाइगर है, लेपर्ड, टाइगर और लेपर्ड। प्रोजेक्ट चीता पूछो। सर प्रोजेक्ट चीता भारत ने अभी स्टार्ट किया है हाल फिलहाल में, जिसमें 8 चीता जो है वो तंजानिया से लाने का प्रावधान किया गया था। इनको कोनो फॉरेस्ट रिजर्व मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया गया सर, ताकि उससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और चीताओं की संख्या जो है उनको बढ़ाया जा सके। एक अंतिम सवाल का जवाब आप दे दीजिए बोर्ड के सामने कि एक ऐसी सिचुएशन है, आप लखनऊ में हैं, आप एक अधिकारी हैं और इसके नियर बाई एक फॉरेस्ट में, रिजर्व में, लाइक दुधवा में आप जो पोस्टेड हैं, ठीक है, आपके कुछ मित्र आते हैं और वो उनकी वो डिमांड है कि वो आपके एरिया के फॉरेस्ट में जाकर के पिकनिक मनाएं, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति क्या समझाएंगे? सर इस स्थिति में मैं उनको समझाऊंगा कि सर सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई हैं वो व्यक्तिगत रूप से इसलिए दी गई हैं ताकि हम प्रशासन नहीं, या तो क्या किसी फॉरेस्ट एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कोई व्यक्ति पिकनिक मना सकता है? नहीं सर,
ये डिपेंड करता है कि वो फॉरेस्ट एरिया कितना सेंसिटिव है सर। हाँ, किस एरिया में बना सकता है? सर जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सर, और जो ठीक है। चलिए शाबू जी, एक क्वेश्चन। अच्छा, इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं, किसको मानते हैं सबसे आसान काम क्या है आपके साथ? सर मेरे हिसाब से सर सबसे आसान कार्य सर पढ़ना है सर। कल एक बच्चे ने मैंने उसने कहा कि सर इस दुनिया का सबसे आसान काम सुनना है। तो पढ़ना आसान है या सुनना आसान है? सर जो दैनिक क्रियाएं हैं उनकी एक सीमा निर्धारित होती है सर, कि एक सीमा तक ही वो कार्य किया जा सकता है सर। ठीक है, आप थैंक यू।